ये हम लोगों का बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के का जो है एग्जाम पेपर है। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे जो अभी कुछ समय पहले ही हुआ था, और ये हमारे पास जो है हिंदी का पेपर है, यानी कि ये जो है पूरा पेपर हिंदी में है। ठीक है, तो हम लोग जो है हिंदी में ही डिस्कशन करेंगे इसको। ये जो है बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का पेपर है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसके पहले प्रश्न से। इसका पहला प्रश्न कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासक लगता है, ठीक है, तो वहां का जो विधानसभा है, यानी कि जो राज्य विधानसभा है, वो या तो भंग हो जाती है, ठीक है, यानी उसका विघटन हो जाता है, या निलंबित हो जाती है। ठीक, तो ये जो है मुख्य रूप से आवश्यक है। उसके बाद जो है राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, ये भी सही है, क्योंकि राज्य का जो प्रशासन है, यानी राज्य का जो प्रशासन है वो राज्यपाल के पास चला जाता है। ठीक, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत चली जाती है। स्थानीय निकायों का विघटन, स्थानीय निकायों का विघटन नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग नियमों से मतलब संचालित होते हैं, तो ये भंग नहीं होता है, ये भंग नहीं होता है, तो ये गलत है। तो हम लोगों को सही आंसर चुनना है। ठीक है, सही का करना है, तो और सही जो है मेरा 1 और 2 हो जाएगा, तो आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, ठीक, कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि तमिलनाडु है, तो उसके पास जो है तमिलनाडु है, तो उसके पास जो है 18 राज्यसभा में सीट है। महाराष्ट्र में 19 है, छत्तीसगढ़ में जो है 15 है, और पश्चिम बंगाल में जो है 16 है। ठीक, तो उस हिसाब से जो है तमिलनाडु के लिए जो है जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 नंबर होगा, यानी कि ए का जो है 4 हो जाएगा। बी जो महाराष्ट्र है वो 19 है, तो बी का 1 हो जाएगा। सी छत्तीसगढ़ 5 है, तो इसका जो है 2 हो जाएगा। डी जो है पश्चिम बंगाल है 16, तो इसका 3 हो जाएगा, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, ये 1992 में हुआ था। ठीक है, और ये जो है पंचायती राज्य से संबंधित था। ठीक है, पंचायती राज्य को जो है संवैधानिक दर्जा जो है इसी संशोधन के माध्यम से मिला था, संवैधानिक दर्जा इसी संशोधन से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है जैसे कि भाग 9 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, वो अनुच्छेद जो है 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था, तो ये जो है 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू हो गया था। इसमें जो है 3 स्तरीय पंचायत की बात की गई है, 3 स्तरीय पंचायत की बात की गई है, जिसमें जो है जिला पंचायत है, ठीक है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत की बातें नहीं है। ठीक है, तो 4 नंबर नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो है वो 1 2 और 3 हो जाएगा, बी नंबर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो हम लोगों को पता है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं है, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है इसका अभिरक्षक है। अगला प्रश्न है मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, दूसरे तरफ उससे जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। अगर हम लोग अनुच्छेद 215 को देखें, तो अनुच्छेद 215 में जो है, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 215 में जो है, अनुच्छेद 215 में इसमें उच्च न्यायालयों की अवमानना को लेकर लिखा गया है, उच्च न्यायालयों की अवमानना दिया गया है। ठीक है, और साथ में जो अभिलेख रखने वाला है, ठीक है, वो भी कहा गया है, अभिलेख रखने वाला न्यायालय कहा गया है। तो अनुच्छेद 215 जो है क्या हो जाएगा, अभिलेख
उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, ये ए का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 222 कह रहा है, देख अनुच्छेद 222 में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को लेकर रहता है। तो यहाँ पर किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण जो है, ये बातें जो है अनुच्छेद 222 में लिखा गया है। तो 222 का हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद अनुच्छेद 226 में जो है, तो हम लोगों को पता है, ठीक है, कि अनुच्छेद 32 226 जो है वो रीट जारी करने के लिए है। तो ये जो है उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 226 के माध्यम से रीट जारी करने के लिए मिलता है, जिसका 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 227 जो है ये सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। ठीक है, ये अनुच्छेद 227 में, यानी इसका 4 हो, इसका 2 हो जाएगा। तो हम लोगों का ए का जो है 4 हो रहा है, 2 का 1 हो रहा है, सी का 3 हो रहा है, ठीक है, और डी का जो है 2 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट, यानी कि जो ए नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता में आते हैं। ठीक है, कौन जो है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक आधिकारिकता में आता है। तो आरंभिक आधिकारिकता मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो है ये जो आरंभिक आधिकारिकता शब्द का प्रयोग किया है, इसका अर्थ होता है कि वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है बिना निचली अदालत में गए हुए। ठीक है, तो वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सके, ठीक है, बिना निचली अदालत में गए, और ये बातें जो है अनुच्छेद 131 में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल सही है। जब भारत सरकार का विवाद जो है एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में होता है, तो वो सीधा जो है उच्चतम न्यायालय में उसकी जो आरंभिक अधिकारिकता है उसके अधीन आ जाता है। संसद के किसी भी सदन में हुए चुनाव का विवाद, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक, ये नहीं होगा। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद, ये बिल्कुल सही है, ये होगा। तो हमारा आंसर जो है 1 और 4 हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर होगा। अगला है पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था और 1940 में लिखा गया था। और इसमें जो है जो भारत विभाजन की दशा थी उस वक्त, मतलब जो जोरों से चल रहा था, उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण जो है किया गया था। तो हमारा आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि लोकप्रिय राष्ट्रगान वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिखा गया है। तो वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मंच से लिया गया था। तो आनंद मंच जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनके आनंद मत से लिया गया और ये जो है 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहीं से वंदे मातरम लिया गया है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला मिलान करने वाला है, एक तरफ फिल्म का नाम है, दूसरी तरफ जो है इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है दुनिया ना माने। ठीक है, यहाँ पर जो है ये शायद कुछ वर्ष दिया गया है। ठीक है, दुनिया ना माने जो है ये एक मराठी और हिंदी फिल्म थी। ठीक है, मराठी और हिंदी फिल्म थी और ये जो है इसमें सामाजिक संदेश था इस फिल्म में। ठीक है, इसको जो है बी शांताराम ने ही निर्देशित किया था। तो इसका 1 हो जाएगा। खुदा की शान जो है इसको निर्देशित जो है RS चौधरी ने ही किया था, ये भी सही हो जाएगा। सिंहगढ़ 1923 में जो है, ठीक है, इसको बाबू पेंटर ने किया था, ये भी सही है। अछूत कन्या 1936 में फ्रॉज ऑनस्टाइन ये किया था, ये भी जो है सामाजिक विषय की पिक्चर थी। तो ये लगातार है, यानी 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तरफ जो है नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित चीजें दी गई है। तो जैसे कि बोल रहा है इसमें जो है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द फिलॉसफी ऑफ द वॉर्म। ठीक है, ये 1920 में ये संबंधित था HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित था। और इसमें जो है भगवती चंद्र बोहरा थे और साथ में जो है भगत सिंह थे। ठीक, भगत सिंह थे। तो ये जो है सही हो जाएगा हम लोगों का।
ठीक है, ये जो है सही होगा। सूर्यसेन जो है ये चितगांव आमरवी रेड से संबंधित है, क्योंकि ये जो रेड हुआ था ये चिटगांव यानी कलकत्ता में हुआ था, यानी 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। तो ए का ए हो रहा है 1 हो रहा है और डी का जो है हम लोगों का 4 हो रहा है। तो ये जो है सिर्फ ए में है, बीच का जो है उसी में आ जाएगा, यानी चारों जो है एक सामने से मिला हुआ एक दूसरे से। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि 1897 में प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या किसने की थी। हम लोगों को पता है कि जो 1897 में प्लेग था वो पुणे में फैला हुआ था। ठीक है, और इसकी हत्या जो है चापेकर बंधु ने कर दी थी। चापेकर बंधु में 2 भाई थे। ठीक है, एक का नाम जो था दामोदर हरि चापेकर, ठीक है, और दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर, बालकृष्ण चापेकर नाम था। ठीक है, इसमें जो है वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की गई थी, साथ में जो है इसके सहायक की भी हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट आयस्टर। ठीक है, ये था। तो इसका आंसर जो है चापेकर बंधु हो जाएगा। अगला है मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवन की प्रस्तावना किसने लिखी थी। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था। महादेव गोविंद रानडे नहीं होगा, क्योंकि इसका निधन 1901 में इनका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1918 में जो है उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन की प्रस्तावना लिखा था। ठीक है, अगला है प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से हम लोगों को सही वाला चुनना है। ठीक है, तो बोल रहा है फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। ये गलत है, उन्होंने 1945 में नहीं 1946 में विद्रोह किया था, और इसी को जो है नौसेना विद्रोह कहा जाता है। एक नौसेना विद्रोह कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस, ये प्रत्यक्ष दिवस नहीं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के लिए मुस्लिम का आह्वान किया, और एक नया नारा लड़के लेंगे पाकिस्तान, बिल्कुल सही है, इन्होंने ये नारा दिया था। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ये गलत है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, और उन्होंने जो है 1909 में लिखा था। रॉयल्ट बिल ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया था। ये बिल्कुल सही है, रॉयल्ट बिल में जो है ऐसा प्रस्ताव था कि बिना सुनवाई के 2 वर्ष की अवधि तक जो है किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। उसको इस वक्त जो है क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता था, क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता था, और ये 1919 में लाया था, जिसके बाद जो जालियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, तो ये आंसर जो है हम लोगों का इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें 2 और 4 सही है सिर्फ, तो डी नंबर आंसर होगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है बी.डी. सावरकर 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया था। बिल्कुल सही है, इनकी एक किताब थी बी.डी. सावरकर की, इनका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये 1857। ठीक है, ये जो है 1909 में लिखा गया था, तो इसी में उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को जो है भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया था। एस.बी. चौधरी ने तर्क दिया कि 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं था। ठीक है, ये गलत है, उन्होंने कहा था कि ये जनता का विद्रोह, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे सही कथन चुनना है, तो बी हो जाएगा, नहीं ए हो जाएगा, क्योंकि बी तो गलत है दूसरा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, गदर का गठन बोस्टन में हुआ था। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में जो है अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका में जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक, यहीं पे हुआ था, तो ये गलत है। गदर अखबार में उसके सबसे प्रमुख पृष्ठ के ऊपर यह लिखा हुआ था अंग्रेज राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन। ये बिल्कुल सही है, ऐसा लिखा रहता था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, ये भी सही है, तो हम लोगों का आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहेब फाल्के ने किया था। ये बिल्कुल सही है, उन्होंने किया था। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म मानी जाती है। हाँ, राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की प्रथम पूर्ण लंबाई वाली फिल्म मानी जाती है, ये भी सही है।
ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र 1913 में बना था, ये भी सही है, यानी तीनों कथन सही है, यानी कि सारा उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, यानी डी। अगला प्रश्न है कि भारत पर हून वंश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हून वंश का आक्रमण 5वीं शताब्दी में हुआ था, और ये जो है स्कंद गुप्त के समय हुआ था, ठीक है। इसी ने जो है रोका था, क्योंकि लेकिन आगे जो है 6ठी शताब्दी में जो है हून जो है उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। हून में ही जो है एक शासक था जिसका नाम तोरमान था, ठीक है। तोरमान ने ही जो है स्कंद गुप्त के समय आक्रमण किया था, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है मंदसौर प्रस्ती किस शासक के उपलब्धियों का विवरण है? मंदसौर जो है ये कभी जो है बस भट्ट के द्वारा था लिखा हुआ। इसमें जो है रेशम बुनकरों की भी जानकारी है, रेशम बुनकरों की जानकारी भी इसमें दी गई है, ठीक है। इसमें जो है सूर्य मंदिर निर्माण की भी जानकारी है, सूर्य मंदिर निर्माण की भी जानकारी है। इसमें जो है दो राजाओं की बातें हैं, एक जो है राजा यशोधवर्मन का जिक्र रहता है, और दूसरा जो है कुमारगुप्त प्रथम का जिक्र रहता है, कुमारगुप्त प्रथम का जिक्र रहता है। इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, यानी कुमारगुप्त प्रथम होगा, यानी सी होगा। अगला प्रश्न है फाइयान के यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पर मिला है? तो फाइयान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, ठीक है। तो और इसकी जो रचना है वो फ्योकी है, और वो जो है पाटलिपुत्र में उसने अस्पताल देखा था, तो उसका विवरण इसमें किया है। कपिल मुनि के दर्शन किस सिद्धांत है? कपिल मुनि का जो दर्शन है वो शांख दर्शन है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा जो है वो फारसी था, ठीक है, फारसी था। मुगल जो है ये मध्य एशियाई तुर्क थे, ठीक है, मध्य एशियाई जो है तुर्क थे। तो तुर्की भी जो है, ये जो तुर्की है ये इसकी दरबारी भाषा तो नहीं थी, लेकिन मातृभाषा जरूर था, मातृभाषा तुर्की था, ठीक है। लेकिन दरबारी भाषा जो है वो फारसी हो गया था, ठीक। और अकबर की बात करें, अकबर उन्होंने जो है 1570 ईस्वी में जो है फारसी को आधिकारिक रूप से, ठीक है, आधिकारिक रूप से उन्होंने जो है दरबारी भाषा घोषित किया था। तो उर्दू नहीं होगा, अरबी नहीं होगा, पर्शियन, इसी को फारसी कहा जाता है। तो आंसर जो है हम लोगों का सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है नवरोज का पर्व मुगलों ने लिया था, किससे लिया था? ये पारसी से लिया था। गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो गुरु नानक ने जो है 1539 ईस्वी में जो है इन भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया था। और यही भाई लहना जो है इसी का नाम जो है गुरु अंगद था, गुरु अंगद था, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। जैसे गुरु रामदास है, ठीक है, तो ये जो है 14वां गुरु था। गुरु हरदयाल जो ये 7वां गुरु था, ठीक है। और गुरु अमरदास जो है ये 3रा था, ठीक है। गुरु अंगद जो है इसी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इन्होंने जो है गुरु नानक के जो भजन थे, ठीक है, उसको भी संकलित किया था, ठीक है। इसके अलावा जो है जो गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि, ठीक है, इसको इसने मानक बनाया था, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो रंगीला मोहम्मद शाह को कहा जाता है, और इसका समय 1719 से 1748 के बीच था। इसी के समय जो है नादिर शाह का हमला हुआ था, और वो जो है कोहिनूर जो है लेके गया था। करनाल का युद्ध भी वगैरह इसी के समय हुआ था 1739 में। सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजित किया गया था? सिंध जो है वो नेपियर के द्वारा विजित किया गया था। उसका अगला है जेम्स एंड्रयूज रामस किस गवर्नर जनरल का असली नाम है? ये लॉर्ड डलहौजी का असली नाम था। लॉर्ड डलहौजी का समय जो है 1848 से 1856 था। ये इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न जो है बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर नहीं वाला खोजना है, और एक तरफ जो है इधर घास के मैदान दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि कंपोज है, ये बिल्कुल सही है, ब्राजील का है। ब्राजील में खासतौर पर जो हाईलैंड्स है वो हो जाएगा, और ये जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो है घास का मैदान है, ठीक।
लानोज वेनेजुला ये भी सही है, ठीक है, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। ग्राम चाको उत्तरी अर्जेंटीना ये भी सही है, ग्राम चाको जो है वो उत्तरी अर्जेंटीना में रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात ये है, ठीक है, कि ये जो है अर्ध शुष्क तराई मैदान है, ये जो है अर्ध शुष्क तराई मैदान है, लेकिन ये अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये गलत है। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, तो ये गलत है, तो हम सही नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। देखो लानोज जो है ये कोलंबिया में भी रहता है, कोलंबिया में भी रहता है, तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और जो है एक भूमध्य रेखा, ये तीनों जो है इससे होकर गुजरता है, और भूमध्य रेखा जो अफ्रीका को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। पेंटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है, ये भी सही है, क्योंकि ये जो है एंडीज पर्वत के पूर्व में पाया जाता है, ठीक है, और इसमें जो है बहुत कम वनस्पति है, ठीक है, तो ये भी, और ठंडा है साथ में, तो ये भी सही है। टेंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये गलत है। टेंगानिका झील अफ्रीका में जरूर है, लेकिन ये वहाँ की सबसे बड़ी झील नहीं है। वहाँ की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया झील है, ठीक है, विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील के बाद जो है टेंगानिका झील ही आता है। और जो है जो विक्टोरिया झील है ये विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। उसके बाद जो है माउंट ब्लैंक आल्प्स की, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, ये सही है, तो सही नहीं है, तो ये सी नंबर आंसर होगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक तरफ जनजाति है, दूसरे तरफ जो है देश का नाम दिया गया है, ठीक है। तो चीन जो है, चीन ये जनजाति म्यांमार में पाई जाती है। टोबा जो है ये अर्जेंटीना में है। चकमा जो है ये बांग्लादेश में है, ठीक है। और माओरी जो है ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है। हम लोगों का आंसर ए का 4 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से देखना है तो एक का जो है वो बी होगा, एक का बी, ये गलत है, एक का ये दिया हुआ, एक का बी यहाँ है, बी नंबर आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक का बी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी, 3 का जो है डी हो जाएगा, 3 का डी, 4 का जो है ए हो जाएगा, 4 का डी, तो यानी बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है, ठीक है। मलक्का जल मरुमध्य मलेशिया और सुमात्रा के बीच स्थित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो है हिंद महासागर को जो है दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, तो ये जो है सही है, ठीक है। मकासर जल मरुमध्य बोर्निया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, ये गलत है, क्योंकि मकासर जल मरुमध्य जो है वो बोर्निया में जरूर है, लेकिन न्यूजीलैंड में नहीं है, ये जो है सुलावेसी द्वीप में है, ठीक है। और सुलावेसी द्वीप जो है ये इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। और जो मकासर जल मरुमध्य है ये जो है सेलेबस सागर को जो है जावा सागर से जोड़ता है, जावा सागर से जोड़ता है, ठीक है। सुंडा जल मरुमध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है, ये बिल्कुल सही है, और ये जो है जावा सागर को जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, ठीक है। मेसिना जल मरुमध्य इटली और सिसिली के बीच है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो है टायरानियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है, ठीक। तो हम लोगों को सही नहीं चुनना था, तो वो बी जो है गलत था, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, उसमें जो है सूची 1 को दूसरे से मिलान करना है। एक तरफ जो है झूमिंग खेती का नाम है, कृषि का नाम है, झूमिंग कृषि का नाम, दूसरी तरफ देश है, ठीक है। तो जैसे रोका जो है ये ब्राजील से संबंधित है, ठीक है। टमराई जो है ये थाईलैंड से संबंधित है। कानुकू जो है ये वेनेजुला से संबंधित है, और लेडान जो है ये मलेशिया से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एक का जो है बी होगा, ठीक है। एक का बी ये नहीं है, एक का ये भी नहीं है, एक का बी, यानी सी नंबर आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
उसका अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है वो जो है मैग्नेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नेटाइट के लिए आंसर बी हो जाएगा। और मैग्नेटाइट जो है ये बैंडेड फेरुगिनस में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ कम होगा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा लाता है, ये भी सही है। मानसून अभियान, ये हिंदी गलत लिखा हुआ है, मानसून अभियान नहीं, मोनेक्स अभियान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो गलत वाला चुनना था। ठीक है, तो ये पहला गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, और इसमें जो है पता नहीं करद लिखा हुआ और इधर नदी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जैसे कोसी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, तेस्ता जो है वो नर्मदा की है। ठीक है, सॉरी ब्रह्मपुत्र की है तेस्ता। हिरन जो है वो नर्मदा की हो जाएगी और पूर्णा जो है ये गोदावरी की है। ठीक है, तो एक तो जो है 4 का जो है ए है, 4 का ए है। ठीक है, 1 का बी है, ठीक, 2 का सी है, ठीक है, और 3 का डी है। ठीक, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता दिल्ली। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसकी लंबाई जो है कुल लंबाई जो है इसकी कुल लंबाई जो है ये 5846 किलोमीटर है। ठीक है, और जैसे कि इसके नॉर्थ में देखें, उत्तर में दिल्ली है। ठीक है, उसके अलावा जो है दक्षिण में ये चेन्नई पड़ता है। ठीक है, और इसके पूर्व में जो है कोलकाता है। ठीक है, और इसके पश्चिम में जो है मुंबई पड़ता है। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, यानी ये इस तरह से एक चतुर्भुज का निर्माण करता है, तो इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, पूछ रहा है क्या कि 4 खंडों को लंबाई यानी चारों खंडों की लंबाई भी पता करनी है। ठीक है, दिल्ली मुंबई की लंबाई जो है ये 1419 किलोमीटर है। मुंबई चेन्नई की लंबाई जो है ये 1290 किलोमीटर है। चेन्नई कलकत्ता की लंबाई जो है 1684 किलोमीटर है। और कलकत्ता दिल्ली की लंबाई जो है 1453 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोगों को घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले बड़ा लिखना है। बड़ा जो है 1684 यानी कि तीसरा सबसे बड़ा है। उसके बाद जो है 1453 वाला जो है यानी कलकत्ता दिल्ली ये आ जाएगा। फिर जो है 1419 यानी दिल्ली मुंबई आ जाएगा। और फिर 1290 यानी कि दिल्ली चेन्नई यानी दूसरा आ जाएगा। ये वाला क्रम बनना चाहिए 3 4 1 2 3 4 1 2, ये पहला ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कहवा उत्पादन की बात की जाए तो इसमें जो है भारत में 70% कहवा का उत्पादन जो है वो कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अग्रणी पूछ रहा है यानी कि पहले स्थान पर पूछ रहा है। ठीक, लेकिन दूसरे स्थान पर जो है केरल आता है, क्योंकि यहाँ पर 21% का उत्पादन किया जाता है, तो ये सेकेंड नंबर पे आता है। ये जो हम लोगों का फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में भी किया जाता है। और तमिलनाडु में जो है लगभग 6% का उत्पादन होता है, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश उड़ीसा ये सब आते हैं, तो हमारा आंसर जो है कर्नाटक सी हो जाएगा। उसका 37 नंबर है, गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनटों बाद गर्म हो जाती है, क्यों? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो धातु है वो उष्मा का सुचालक होता है। धातु उष्मा की अच्छी तरह, हाँ ये इसका कारण भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है बिल्कुल, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ये सही। उसके बाद अगला कह रहा है कि कौन ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करता है? ठीक है, सोनार, हाँ ये बिल्कुल जो है ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करता है। ठीक है, ध्वनि के परावर्तन मतलब ध्वनि जो है एक जगह से टकराकर फिर दूसरे जगह जा रही है। ठीक है, इस तरह से उसका उपयोग मतलब कौन कर रहा है? तो सोनार में उपयोग होता है। स्टेथोस्कोप यानी डॉक्टर लोग ये भी करते हैं, ये सही है। प्रतिध्वनि इको, हाँ इको भी जो है टकरा के वही साउंड वापस आता है। ठीक है, पहाड़ों वगैरह में इसका होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप गलत है, ये जो है प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करता है। प्रकाश का जो है परावर्तन सिद्धांत का उपयोग इसमें होता है। ठीक है, तो डी नंबर गलत है और ये बाकी तीनों सही हैं,
यानी ए बी और सी जो है सही है, यानी कि सही का मतलब ए बी सी, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है घर्षण के बारे में सही कथनों को पहचानिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, ठीक है, ये भी सही है। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं होता, ये गलत बात है। घर्षण के बगैर हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत चीजें हैं। स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स घर्षण को कम करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। उसका अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तांबा सस्ता होता है, ये गलत है। तांबा कम प्रतिरोध होता है और अच्छा चालक होता है, ये बिल्कुल सही है। तांबा जो है कम प्रतिरोध होता है, ठीक है, और वो जो है अच्छा चालक होता है, तो विद्युत की खपत भी जो है मतलब उतनी नहीं होती, आसानी से वो जो है विद्युत फ्लो करता है, ठीक है। उसका अगला प्रश्न है कि उपकरणों को उसकी ऊर्जा स्थानांतरण से मिलान कीजिए, ठीक है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा, ये उल्टा लिखा हुआ है लेकिन सही है, ठीक है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत से प्रकाश, ये भी सही है। सौर पैनल प्रकाश से विद्युत, ये भी सही है। माइक्रोफोन ध्वनि से विद्युत, यानी उल्टा है, ये भी सही है लेकिन, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है 1 का 1 2 3 4 ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह क्यों टूट जाती है, ठीक है। बाजा इसका ये रहता है, उसमें तनाव की वजह से जो है वो टूट जाती है। उसमें तनाव को जो है थर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि जब गर्म किया जाता है तो वो असमान रूप से गर्म होगा, ठीक है, हर जगह से गर्म नहीं होगा, और वो पहले संकुचित रहता है तो फैलने की वजह से जो है वो टूट जाता है, तो असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है, इस वजह से वो टूट जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। पहली चीज है तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं किसको है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी तो ये निर्वात में भी जो है यात्रा कर सकता है, यात्रा कर सकता है, ठीक है। और ये उत्पन्न कैसे होता है, तो ये जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से जो है उत्पन्न होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों को बोला है इसमें ढूंढने के लिए कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इंफ्रारेड जो है वे विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, एक्सरे भी है, ठीक है, ध्वनि तरंग नहीं है। माइक्रोवेव्स भी जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये जो है यांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि इसको संचरण करने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, निर्वात में ये सफर नहीं कर सकता है। तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है ध्वनि कंपन और विद्युत, ठीक, ध्वनि कंपन की वजह से जो है ध्वनि उत्पन्न होता है, तो विद्युत जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से उत्पन्न होगा, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज सुनाई दे सकती है लेकिन वो देख नहीं सकता। प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगे की तुलना में बाधाओं को चारों ओर से आसानी से मुड़ सकती है। प्रकाश तरंगे मुड़ सकती है, ये चीजें गलत है, ठीक है, और ये जो है सही है। तो हमारा आंसर जो है ए सही है, बी गलत है, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने की सबसे सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इस वजह से करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सजातीय मिश्रण है, ठीक है, सजातीय मिश्रण है नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कौन एक सजातीय मिश्रण नहीं है, तो वायु जो है सजातीय मिश्रण नहीं है। अगला है आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में 4 होते हैं, एक जो है एडेनिन होता है, ठीक है, जिसको ए लिखा जाता है, एक जो है गुआनिन होता है, ठीक है, जिसको जी लिखा जाता है, और एक जो है साइटोसिन होता है, ठीक है, जिसको सी लिखा जाता है, और एक जो है थाइमिन होता है, ठीक है, जिसको टी लिखा जाता है। अब आरएनए में जो है यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है, आरएनए में यूरासिल नहीं होता है, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, थाइमिन नहीं होगा, साइटोसिन नहीं होगा, गुआनिन नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, ठीक है। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो फार्मिक अम्ल है, ठीक है, ये गलत है। टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है
उसमें कुछ हद तक मात्रा जो है सिट्रिक अम्ल का भी होता है और साथ में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का रहता है। एक ये गलत है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल ये सही है, संतरे में सिट्रिक ये सही है, बासी में ब्यूटेरिक ये भी सही है। बासी मक्खन में जो है ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें नहीं वाला चुनना था तो आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है एरोमेटिक है, ठीक है, और ये जो है साइक्लोब्यूटेन दिया है, ठीक है, ये पहला जो है साइक्लोब्यूटाइन है, ठीक है, तो ये जो है एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ये बेंजीन है, ये जो है बेंजीन है और बेंजीन जो है ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक कहने का मतलब जो 4n+2 के फॉर्म में रहे, ठीक है। ये जो है एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 4n+2 का फ्लो नहीं करेगा। ये भी जो है एंटी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक ढूंढना है तो वो बेंजीन हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो वो फिर से बेरंग हो जाता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। देखो चूना जल जो है दो प्रक्रिया में जाता है। अगर CO2 कम डाला गया है तो उसमें CaCO3 की वजह से होगा, और CO2 जब ज्यादा जाएगा, अधिक मात्रा में डाला जाएगा तो वो जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा, ठीक है, और ये जो है बेरंग हो जाएगा फिर से, तो हमारा आंसर सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन विद्युत का संचालन करता है, पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड कहने का मतलब LiCl हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है आयनिक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक होता है, यानी कि मतलब इसके आयन जो है लिथियम प्लस और क्लोराइड माइनस में, ठीक है, टूटेगा, ठीक है, तो इस वजह से जो है इसमें विद्युत फ्लो करेगा। तांबे की तार में तो करेगा, कॉपर क्लोराइड में नहीं करेगा, और ए बी हो सकता है, तो आंसर डी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है खून को जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। खून को जमने के लिए कैल्शियम आवश्यक है, ठीक। क्यों कैल्शियम आवश्यक है, क्योंकि इसमें आयन जो है कैल्शियम 2+ की वजह से, ठीक है। अगला है कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक कहने का मतलब वो होता है जो अम्ल से भी प्रतिक्रिया करे और जो क्षार से भी प्रतिक्रिया करे, ठीक है। इससे जो भी अभिक्रिया करता है उसको हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO जो है ये दोनों से अभिक्रिया करता है, तो हमारा आंसर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है। किसी तंत्र की हीट कंटेंट को एंथैल्पी कहा जाता है, और ये जो है उष्मागतिकीय गुणधर्म है, ठीक है। उष्मागतिकीय जो है ये गुणधर्म है, इसको H से हम लोग डिनोट करते हैं, और H बराबर जो है वो U+Pb होता है। यहाँ पर जो U है वो आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है, ठीक है, वो जो है आंतरिक ऊर्जा को दिखाएगा, यानी कि ये वाला, इसको U कहते हैं। और P से प्रेशर होता है, यानी कि दाब होता है, और V से जो है वॉल्यूम होता है, ठीक है, यानी आयतन होता है, ठीक। तो हमारा आंसर एंथैल्पी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वाशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 और जो है 10 जो है वाटर का भी रहेगा, तो ये इसका रासायनिक सूत्र है, लेकिन यहाँ पर नाम पूछ रहा है, इसको जो है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्कल को ऐसे लिखा जा रहा है तो फिर स्क्वायर को कैसे, तो इसमें जैसे कि 3 लेटर है, ठीक है, तो उसको पलट दिया गया है, उसके बाद जो है इस लेटर को वापस से पलटा गया है, ठीक, तो हमारा हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसके 3 को पलटना है पहले, यानी UQS हो जाएगा, और फिर इसको पलटना है, यानी कि ERA हो जाएगा, ठीक है, UQSERA, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अगली कौन सी संख्या जो है आएगी। 3, 7, 15, 31, 63, ठीक है। जैसे 3 जो है, ठीक है, इसको 2 से गुना किया प्लस 1 कर दिया तो 7 आ गया। 7 को 2 से गुना किया प्लस 1 कर दिया तो 15 आ गया। 15 को जो है 2 से गुना किया प्लस 1 किया तो ये 31 आ गया, और 31 को 2 से गुना किया प्लस 1 किया तो 62, 1 63 आ गया, और 63 को 2 से गुना प्लस 1 किया जाएगा तो 6 यानी 126 प्लस 1 यानी कि 127 आएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दया का
एक भाई अनिल है, दया यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बिमल चंद्रा कब है, इसको हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ। अगला प्रश्न है P प्लस क्यू का अर्थ जो है, अर्थ है P क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है। P भागा क्यू का अर्थ है कि P क्यू की बहन है। P गुना क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पुत्र है। तो निम्नलिखित में कौन दर्शाता है कि A B की पुत्री है, ठीक है। तो जैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, इस एग्जाम्पल में जो है जैसे D मल्टीप्लाई B है, ठीक है, और यहाँ पर गुना का अर्थ है कि पुत्र है, यानी कि जो है B का पुत्र जो है वो D हो जाएगा, ठीक है। और A भागा D का अर्थ क्या होता है, A भागा D का अर्थ है, ठीक है, A भागा D का अर्थ है कि P Q की बहन है, तो यानी कि A जो है वो D की बहन हो जाएगी, ठीक है। अब जो है B है उसका पुत्र D है और D का बहन A है, तो A जो है किसकी पुत्री हो गई, B की पुत्री हो गई, तो हमारा आंसर D हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो D हो जाएगा। इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि 6 व्यक्ति A B C D E F 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3-3, ठीक है। तो ये 2 पंक्ति है और जो है 3-3 जो है बैठा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी कि E यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। मान लेते हैं E जो है यहाँ है, ठीक है। उसके बाद D F के बाईं और दूसरा है, D जो है F के बाईं और दूसरा है, यानी कि कभी भी D F के बाईं और दूसरा होगा तो यानी कि F और D जो है वो एक दूसरे के अंत में होगा, तो F D को हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है E का पड़ोसी C और E का पड़ोसी जो है वो C है, ठीक है, और ये जो है D के तिरछे में बैठा है, यानी कि हमारा ये भी सही हो गया। B जो है F का पड़ोसी है, B जो है F का पड़ोसी हो गया, और B के सामने जो है कौन है, तो B के सामने जो है ये E हो जाएगा, और यहाँ पर एक बचा तो A हो गया, यानी कि B के सामने जो है वो E हो जाएगा, यानी A आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकेश जो है अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मान लेते हैं लोकेश का घर जो है ये है, ठीक है, ये जो है 15 किलोमीटर जो है उत्तर गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वो पश्चिम की ओर मुड़ गया, तो पश्चिम इधर और इधर जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया, दक्षिण जो है नीचे आएगा, और ये मुड़ा और 5 किलोमीटर चला है मात्र, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अंत में वो पूर्व की ओर मुड़ गया, यानी कि यहाँ से वो पूर्व की ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा, ऊपर भी 10 था, यानी कि ये जो है इस लाइन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोगों को छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये 5 किलोमीटर चला, फिर जो है पूर्व की तरफ यानी 10 किलोमीटर चला, अब ये यहीं पे वापस आ गया है, ठीक है। पूछ रहा है कि वो अपने घर से किस दिशा में है, तो घर इसका यहाँ है, तो ये घर से उत्तर दिशा में है, तो आंसर जो है बी हो जाएगा। उसके बाद जो आसन श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच ये दिख नहीं रहा है, इसमें क्या क्या हो गया, ठीक है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक एक बाद विषम संख्या आती है, ठीक है। तो विषम संख्याएं ठीक एक बाद आनी चाहिए, तो पहले हम लोग वो सारी सम संख्या कर लेते हैं डिनोट। तो ये सम है हमारा, ठीक है, ये 8 सम हो जाएगा, फिर ये 2 सम हो जाएगा, 6 सम है, ये सम है, ये वाला सम है, 8 सम है, 2 सम है, 2 सम है, 4 सम है, उसके बाद 4 सम है, 9 सम है, ठीक है। तो अब जो है इससे ठीक पहले जो आ रहा है वो तो होगा नहीं, ठीक है, वो नहीं होगा, तो हम लोग का हो कौन सा जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है ठीक बाद एक विषम संख्या, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 नहीं होगा, ठीक, 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद जो है 9 आ रहा है, 5 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद 7 आ रहा है, ठीक है, 3 हो जाएगा क्योंकि बस 1 आ रहा है और 1 के बाद 5 आ रहा है, तो 1 भी हो जाएगा। इसके बाद 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, और ये 3 भी नहीं होगा, और ये 9 भी नहीं होगा। तो हम लोगों का लाल वाला कौन है, 5 है, 7 है, 3 है, 5 है, 3 है, 1 है, ठीक है। तो 3 3 6 संख्या जो है हो जाएगी, यानी 6 आंसर हो जाएगा। उसका बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, ये एक रीजनिंग दिया गया है, ठीक है, और ये 6 5 4, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 6 × 5 ऐसे करते हैं,
5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, ये जो है 120 हो गया, जिसको 12 लिखा गया है यहाँ बीच में। ठीक है, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 42 पंचे जो है 210, यानी इसको जो है 21 लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 गुना 8 यानी 32, 32 गुना 10 जो है 320 हो जाएगा, जिसको हम लोग जो है 32 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि जो x गुना को जोड़ से दर्शाया जाए और घटा, ये जैसे 20 है, 20 को गुना से जोड़ दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद भाग को घटाव से दर्शाना है, और माइनस को भाग से दर्शाना है, और प्लस को गुना से दर्शाना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 2। उसके बाद 20 प्लस 8 माइनस 4, 28 माइनस 4 इक्वल टू 24। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 नीलाभ स्मृतियों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मोमेंटो संग्रहालय की स्थापना की। ठीक है, तो इसका नाम जो है, जो व्यक्ति उन्होंने किया था उसका नाम था यमुना सिकारिया। ठीक है, यमुना सिकारिया इनका नाम था। ये जो है बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर बिहार हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया था कि जो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, उनको बहुत से उपहार मिले हैं। ठीक है, और इस उपहार की जो है वो नीलामी करते हैं, और इसी नीलामी में उसने जो है लगभग 56 जो है मोमेंट को खरीदा था। ठीक है, तो उसी को उन्होंने प्रदर्शित किया, जो कि बिहार से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की। ठीक है, तो ये पटना में हुआ है। ठीक है, और इस पे जो है जो बिहार में पड़ता है, इसमें जो है कृषि खाद्य क्षमता पर जो है जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष में रहा। बिहार राज्य शीर्ष में रहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र से विशेषज्ञ हैं। वो जो है अर्थशास्त्र और नीति के विशेषज्ञ हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव, सन स्ट्रोक्स और सनबर्न्स को राज्य असमान आपदा घोषित किया। तो ये जो है तेलंगाना की सरकार ने घोषित किया है। ठीक है, और उन्होंने जो है अप्रैल 2025 में ही घोषित किया था। और इसमें एक चीज और उन्होंने किया है कि पहले जो है 50,000 रुपये यानी कि मृत व्यक्ति को दिया जाता था, उसको बढ़ा के उन्होंने जो है 4 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया। ये भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है 1 अप्रैल, ठीक है, 2025 को जो है ये 90 वर्ष का हो गया था। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ऑपरेशन ब्रह्मा था। ठीक है, यानी जो भूकंप आया था उसमें म्यांमार को जो है सहायता देने के लिए भारत सरकार ने ब्रह्मा शुरू किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की। ठीक है, तो वो भारत किया था। ठीक है, और इसमें जैसे कि कौन कौन से देश थे, जैसे कि कजाकिस्तान था। ठीक है, किर्गिस्तान भी था। उसके अलावा जो है तजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, इसके अलावा जो है उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये सारे देश थे। ठीक है, और इसलिए ये किया गया था ताकि जो है राजनयिक जो संबंध है, ठीक है, वो मजबूत हो। ठीक है, राजनयिक संबंध जो है वो मजबूत हो। और इसमें जो है 100 युवा ने भाग लिया था, उसी का एक मंडल भाग लिया था। 100 युवा प्रतिनिधि मंडल ने इसमें भाग लिया था, और इसकी मेजबानी जो है, ठीक है, वो भारत ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्री ज्योतिराज सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और यहाँ जगह दिया, कहाँ किया था। तो ये जो है उन्होंने बार्सिलोना में किया था। ठीक है, बार्सिलोना में किया था। और ये जो है जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, ये दूर संचार क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उससे संबंधित था। ठीक है,
अब बार्सिलोना इसमें है नहीं, लेकिन बार्सिलोना स्पेन में पड़ता है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला है, भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। उसका अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवाकार महामंत्र दिवस को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। उसका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकॉन के रूप में सम्मानित किया है? तो वो आयुष्मान खुराना को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? ये जो है ओपल सुजाता चुआंग श्री को पहनाया गया। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते? तो बिहार ने कुल जो है 36 पदक जीते थे, जिसमें जो है 7 जो है वो गोल्ड था। ठीक है, तो आंसर जो है 36 हो जाएगा, और इस पदक के साथ बिहार जो है 15वां स्थान पे था। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया? ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर शुरू किया गया है। विकसित भारत 2047 का क्या अर्थ है? आधुनिक भारत ये नहीं है, विकसित भारत हाँ यही होगा, विकासशील नहीं होगा। सशक्त भारत ये विकसित में हो ही जाता है, तो आंसर हमारा विकसित भारत होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल सही है यहाँ तक, जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया है, ये भी सही है। इसमें जो है 6,000 रुपए की आय की सहायता दी जाती है और ये 3 किस्तों में दिया जाता है। अगला कह रहा है, इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए, ये भी सही है। ठीक है, और एक कारण भी है इसका, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, ठीक है, कि कौन जो है कब आया था? ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 18 अगस्त 2014 को जो है शुरू हुआ था। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये 8 अप्रैल, ठीक है, 2015 को शुरू हुआ था। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है, ठीक है, ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। ठीक है, तब हम लोगों को देखना है, स्टैंड अप इंडिया जो है 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ है। ठीक है, तो 5 अप्रैल 2016 यानी 1 नंबर इसका हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ है, तो 22 जनवरी कहीं है नहीं, लेकिन 21 जनवरी दिया हुआ है, तो ये मान लेते हैं हम लोग, ये तीसरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 8 अगस्त 2014 को शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 28 अगस्त दिया हुआ है, तो ये जो है हम लोग इसका चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है क्या हो जाएगा? आंसर जो है हम लोगों का ए का 4, 2 का 3, सी का 2 यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा भी बढ़ेगा। तृतीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? निर्यात करता है, वस्तु का आयात भी करता है, सेवाओं का आयात निर्यात भी करता है, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है ये नहीं करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है? ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत किसको कहा जाता है? जिसको जो है सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, सरकार द्वारा जो है जिसको मान्यता प्राप्त है और उसको विनियमित भी किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ताकि सूदखोर या ज्यादा सूद जो है ग्रामीण लोगों को ना लगे। ठीक है, तो घरेलू वर्कर्स ये सूद लेते हैं, तो इसको विनियमित यानी कि संस्थागत स्रोत नहीं है। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति ये मतलब संस्थागत स्रोत है। व्यापारिक बैंक भी संस्थागत स्रोत है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है। हमको नहीं चुनना है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है, नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य प्रस्ताव क्या था? ये जो है एलपीजी को लागू करने के लिए था। ठीक है, तो इसमें लाइसेंसिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था कुछ उद्योग को छोड़कर, तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। यानी कुछ उद्योगों को छोड़कर जो है सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में 2000 से 2024 के बीच में शुल्क योग्य वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क की कमी की गई है। ठीक है, तो
भारत जो है लगभग 80% तक की औसत की कमी की थी, और हर चीज पे अलग अलग औसत कमी किया गया है। लेकिन हम लोग जो है अगर एक आंकड़ा ले तो वो लगभग जो है वो 30% के आसपास आएगा। ठीक है, जो यानी कि 25 से जो है वो 30% के आसपास आ जाएगा, जो आंसर जो है सी हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछ रहा है वर्ष 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो ये जो है भारत की चौथी रैंकिंग थी। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान जो है ये दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पर जो है वो चाइना आता है। ठीक है, तो भारत का दूसरा स्थान हो जाएगा। अगला पूछ रहा है राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल क्या था। तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जो है ये राष्ट्रपति तो थे ही, लेकिन उससे पहले ये 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। ये जो है भोपाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, भोपाल के सीएम भी थे ये 1952 से 1956 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा जो है ये 9वां राष्ट्रपति भी थे, 9वां राष्ट्रपति भी थे, और इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1992 से लेकर जो है वो 25 जुलाई 1997 तक था। ठीक है, तो हमारा आंसर 1992 से 1997 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, पहला पूछ रहा है विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। संसद के मध्य असहमति होने पर संयुक्त बैठक, ये गलत है, संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं होता है, तो आंसर हमारा बी ही हो जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं विधेयक को विशेष बहुमत यानी कि 2/3 उपस्थित और मतदान और कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा पारित, ये सही है। राष्ट्रपति विधिवत पारित और अनुसमर्थित विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है, ये भी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो इसके लिए 324 से जो है 329 अनुच्छेद है। ठीक है, पंचायत के लिए जो है हम लोग का 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, इसके अलावा जो है केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था, और दूसरा इधर जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। जैसे कि ए का जो है हम लोगों का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पंचायत वाला जो है ये पहला हो जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ से ढूंढने की कोशिश करें ए का 3, ठीक है, उसके अलावा सी का जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, और किसी में सी 1 नहीं है, यानी कि ए नंबर आंसर होगा, यानी कि बी का चौथा हो जाएगा। ये 308 से 323 हो जाएगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, और केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था जो है ये 124 से 147 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, ठीक है, कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये जो है दल बदल से संबंधित है, तो दल परिवर्तन के विरुद्ध है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति वारंट के सहित हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाँ, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये सही है। भारत के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। भारत के महान्यायवादी, ये भी सही, यानी चारों सही है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वैधानिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये वैधानिक तो नहीं है, ये संवैधानिक आयोग है। ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा जो है संविधान में है, और वो जो है अनुच्छेद 338 ए में इसकी चर्चा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये जो है वैधानिक आयोग है, क्योंकि ये एक अधिनियम से गठित हुआ है। इसका नाम है संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, तो ये वैधानिक आयोग हो गया हमारा। उसके बाद बोल रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 से गठित हुआ है, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 338 में इसका जिक्र है। ठीक है, तो ये भी संवैधानिक है। ठीक है, ये भी जो है संवैधानिक है। ठीक, तो हम लोग को पूछ रहा है वैधानिक, तो वैधानिक जो है 2 और 3 है, तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 3। उसके बाद अगला प्रश्न है संघ 1 की सूची 1 को सूची 2 के से सम्मिलित करते हुए
नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक है, ठीक है। धार्मिक तो हम लोग वहां से भी चुन सकते हैं। अनुच्छेद 18 यानी कि 3 नंबर होगा, ए का 3 होगा, तो ए का 3 ये में है, ए का 2 ये नहीं हो सकता है, बी। ठीक है, एक सी भी नहीं हो सकता है, यानी ए और डी में कोई आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 ए में है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि डी का 2 होगा। डी का यहाँ 4 है तो ए भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमारा एक ही बचता है, कौन सा, डी नंबर। ठीक है, यानी कि उपाधियों का अंत जो है, उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में है। उसके बाद जो है भाषाई अल्पसंख्यक की बात किया जाए तो ये जो है अनुच्छेद 29 में है, और शिक्षा का अधिकार जो है 21 ए में है। ठीक है, इसके बाद अगला है भारत के राष्ट्रपति पद, यदि भारत का राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, ठीक है, और कोई उपराष्ट्रपति ना हो, तब निम्न में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस समय जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है होगा। और ये बातें कहाँ लिखा गया, ये जो बातें जो है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, किरतों का निर्वहन अधिनियम 1969 में जो है लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी हमारा आखिरी प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तब वो असम से राज्यसभा सदस्य, बिल्कुल सही है, वो असम के राज्यसभा के सदस्य थे, और वो 1991 से 2019 के बीच में थे। पंजाब से ये गलत है, ये भी गलत है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 100 सवाल थे इसमें। ठीक है, और सारे अच्छे सवाल थे, और इसमें जो है हम लोगों का 2 सवाल रह गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। एक ये क्वेश्चन रह गया क्योंकि इसमें जो है यहाँ वाले अक्षर जो है सही से दिख नहीं रहे हैं, और इसमें जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 रह गए हैं। ठीक है, अगर ये 2 सवाल सही तरीके से हों तो आप जो है इसको शेयर करें। ठीक है, इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और ये जो है बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का पेपर था। ठीक है।